यूपी बोर्ड क्लास 9th का साइंस चैप्टर नंबर 6 है टिश्यूज़ यानी कि ऊतक। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 9 का विज्ञान जो कि चैप्टर नंबर 6 है ऊतक। आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अभ्यास प्रश्न से पहला प्रश्न है जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 में पूछ रहा है कि ऊतक किसे कहते हैं। फ्रेंड्स जो हमारा ऊतक होता है क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा चैप्टर कोशिका के बारे में, अब हम लोग इस चैप्टर में ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका में आपने पढ़ा वहाँ पे कोशिका का डेफिनेशन क्या होता है, तो आपको जैसे पता है कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है। उसी में आगे कड़ी में हम देखते हैं ऊतक के बारे में। अब कई कोशिकाएं जब मिलती हैं तो हमारे शरीर में जब कई कोशिकाएं मिलती हैं तो एक कोशिका का जो समूह होता है वो हमारा ऊतक कहलाता है। तो वही यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है। लिखा है कि ऊतक यानी कि इसको इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। टिश्यूज़ कोशिकाओं के ऐसे समूह जिनकी उत्पत्ति रचना एवं कार्य समान हो ऊतक कहलाते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति रचना एवं कार्य समान हो वो हमारे ऊतक कहलाते हैं। ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है अंग किसे कहते हैं। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग की बात करते हैं तो उत्तर में लिखेंगे जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गन्स। अंग यानी कि ऑर्गन्स उच्च श्रेणी के जंतुओं तथा पौधों में विभिन्न प्रकार के ऊतक तंत्र मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। अंग अलग अलग निश्चित कार्य करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स जो हमारा कोशिका होती है इस प्रकार से कई कोशिकाएं मिलती हैं, ठीक है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है हमारा और कई कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती है वो हमारे ऊतक बनाते हैं। और कोशिकाओं का समूह हमारा ऊतक कहलाता है। और जब ऊतक कई ढेर सारे बन जाते हैं तो उनका जो ऊतक का तंत्र बनता है, ऊतक के तंत्र से हमारे अंग का निर्माण होता है और फिर उस पर हमारे अंग तंत्र का निर्माण होता है। अंग हमारे अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे हाथ हमारा बनना, हाथ का अलग कार्य है, पैर का अलग कार्य है, आँख का अलग कार्य है, त्वचा का अलग कार्य है, नाक का अलग कार्य है, जीभ का अलग कार्य है। ये सब हमारे कान हैं, ये सब हमारे अंग हैं, अलग अलग अंग हैं। तो इनका भी इससे कुछ इंटरनल अंग होते हैं, कुछ बाह्य अंग होते हैं, अंदर भी होते हैं। जैसे आपके हृदय है, आपका यकृत है, लीवर है, आपका किडनी है। ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये सब आपके अलग अलग अंग हैं। कुछ इंटरनल है, कुछ बाह्य हैं, एक्सटर्नल भी हैं, कुछ इंटरनल भी हैं। तो इसमें पूछा गया कि अंग क्या होता है, तो आपको पता है जैसे कि शुरुआत होती है किसी मकान को बनाने के लिए हमें ईंट की आवश्यकता होती है। तो जब ये ईंट बन जाता है तो मकान बनता है, एक कमरा बनता है, फिर इस प्रकार से 2 कमरे बनते हैं। इस प्रकार से पूरा बहुत बड़ी सी बिल्डिंग भी बन सकती है। उससे प्रकार हमारे शरीर का निर्माण होता है। सबसे पहले एक कोशिका से निर्माण होता है। एक कोशिका से कई कोशिकाएँ जुड़ती हैं तो एक हमारा ऊतक बनाता है, ऊतक तंत्र। ऊतक से कई ऊतक मिलते हैं, ऊतक तंत्र बनता है। ऊतक तंत्र के बाद कई ऊतक तंत्र बनने के बाद हमारा अंग बनता है। फिर अंग बनने के बाद हमारा अंग तंत्र, कई अंग तंत्र मिलकर जैसे हाथ पैर, नाक, कान, जीभ, ये सब मिल करके हमारा क्या बनाते हैं, हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो यहीं पे यह पूछा गया था। आपने आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 3 में है अंग तंत्र किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे अंग तंत्र जिसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में। विशेष कार्य करने वाले अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। यानी विशेष कार्य करने वाले से विशेष कार्य कौन कर सकता है, हमारा हाथ कर सकता है, पैर है, नाक है, ये सब अब इनका अलग अलग विशेष कार्य है। इन सबको जब मिला दिया जाता है तब ये क्या बनाते हैं, एक अंग तंत्र बनाते हैं, ठीक है। यानी कि विशेष कार्य करने वाले अंगों के समूह को क्या बोलेंगे, अंग तंत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है पादप ऊतक की परिभाषा। अब तक हमने ऊतक के बारे में पढ़ा, मनुष्य के ऊतक के बारे में। अब यहाँ पे हम पादप यानी पेड़ पौधे जो ऊतक होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसमें पूछ रखा है कि आपसे पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यूज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। पादप कोशिकाओं के ऐसे समूह जिनकी उत्पत्ति रचना एवं कार्य समान हो पादप ऊतक कहलाते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना है पादप ऊतक क्या होते हैं। पादप कोशिकाओं के ऐसे समूह जिनकी उत्पत्ति रचना एवं कार्य समान हो पादप ऊतक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। उत्तर लिखेंगे ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम
बीचर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ध्यान में रखेंगे क्या नाम उनका है, बीचर नामक वैज्ञानिक ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 6 है, विभज्योतक क्या है। विभज्योतक क्या होता है फ्रेंड्स, तो उत्तर में लिखेंगे विभज्योतक वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं निरंतर वृद्धि करके पौधों की लंबाई एवं मोटाई में वृद्धि करती रहती हैं, इसको हम विभज्योतक कहते हैं। यानी कि वे ऊतक जो होते हैं, जो कि ऊतक कोशिकाएं होती हैं जो निरंतर वृद्धि करके पौधों की जो लंबाई होती है, पौधों की मोटाई में जो वृद्धि होती रहती है, उसी को हम बोलते हैं विभज्योतक कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, दृढ़ोतक या स्क्लेरेनाइकाइमा, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा का एक प्रमुख कार्य लिखिए। उत्तर में लिखेंगे दृढ़ोतक या स्क्लेरेनकाइमा का प्रमुख कार्य पौधों की दृढ़ता प्रदान करना, यानी पौधों को दृढ़ बनाने का कार्य कौन करता है, वो दृढ़ोतक। जैसे हिंदी में लिखा हुआ है दृढ़ मतलब कि कठोर होना, दृढ़ता प्रदान करना, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, उसके शब्द से ही यहाँ पे इसका आंसर दिख रहा है। प्रश्न नंबर 8 है, जटिल ऊतक किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे जटिल ऊतक, इसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहते हैं। जो ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तथा सभी मिलकर इकाई ऊतक के रूप में कार्य करते हैं, वे जटिल ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है, जो ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तथा जो सभी मिलकर इकाई ऊतक के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें हम जटिल ऊतक कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, ग्रंथिल ऊतक क्या है। ग्रंथिल ऊतक के बारे में पूछ रखा है। उत्तर में लिखेंगे ग्रंथिल ऊतक यानी कि ग्लैंडुलर टिश्यूज। ग्रंथि युक्त विशिष्ट स्रावी ऊतक ग्रंथि ऊतक कहलाते हैं। जो ग्रंथि युक्त विशिष्ट स्रावी ऊतक होते हैं फ्रेंड्स, उनको बोला जाता है ग्रंथि ऊतक, हम उसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, आछारी ऊतक क्या है। आछिरी ऊतक क्या होता है। आछिरी ऊतक की बात करते हैं तो ये नलिका युक्त वे विशिष्ट स्रावी ऊतक जो दूध जैसे पदार्थों का श्रवण करते हैं, वो हमारे आछारी ऊतक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, ग्रंथिल ऊतक का कार्य क्या है। उत्तर में लिखेंगे ग्रंथिल के गोंद रेजिन तेल सुगंधित तेल एवं मकरंदवास स्राव करते हैं। ये दोस्तों क्या होते हैं, जो ग्रंथीय ऊतक होते हैं हमारे, ये गोंद रेजिन तेल सुगंधित तेल एवं मकरंद का स्राव करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, ग्रंथिल ऊतक किन पौधों में पाए जाते हैं। उत्तर में लिखेंगे ग्रंथिल ऊतक जट्रोफा, तंबाकू, बबूल, चीड़ आदि पौधों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों अपने जो अपशिष्ट जो अपना लाशा निकालते हैं, जिनके बॉडी से जो लाशा या तेल जैसा कुछ रेजिन जैसा कुछ निकलता रहता है, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकलता है, तो ये दोस्तों ये क्या होते हैं, ये हमारे ग्रंथिल ऊतक की वजह से ऐसा संभव हो पाता है। इन पौधों में ग्रंथिल ऊतक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार के रेजिन, गोंद, तेल, सुगंधित तेल, मकरंद या निकालते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपके, जो ये लोग अपना लाशा या जो गोंद होता है उसको निकालते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, तो इसको हम अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ इसको बोला जाता है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, अछिरी ऊतक किन पौधों में पाए जाते हैं। अछिरी ऊतक की बात करते हैं तो इसमें आँख है हमारा, गुलर है आदि पौधों में पाए जाते हैं। जो दूध वाले पौधे होते हैं उन पौधों में अछिरी ऊतक पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, पेशी और अस्थि को जोड़ने वाले ऊतक का नाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेशी और अस्थि को जोड़ने वाले ऊतक का नाम है कंडराएँ कहलाती हैं, जिसको हम टेंडन्स कहते हैं। इंग्लिश में टेंडन्स बोलेंगे और हिंदी में कंडराएँ बोलेंगे, तो याद रखेंगे टेंडन्स। प्रश्न नंबर 15 है, पेशी को पेशी से जोड़ने वाले ऊतक का नाम बताएं। अभी तक हमने देखा पेशी को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक का नाम, अब हम देखेंगे यहाँ पे पेशी से पेशी को जोड़ने वाले ऊतक का नाम क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे पेशी से पेशी में को जोड़ने वाले ऊतक का नाम है स्नायु। ठीक है, इसको हम लिगामेंट कहते हैं। जो हमारा लिगामेंट होता है फ्रेंड्स, वो क्या करता है, पेशी को पेशी से जोड़ता है।
और अगर पेशी को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है कौन? टेंडेंस करता है। तो आपको टेंडेंस याद रखना है और लिगामेंट याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न का प्रश्न नंबर 1 है, सवालों में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा है समसूत्री विभाजन, तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए सवालों में क्या पाया जाता है? असूत्री विभाजन पाया जाता है। क्या कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें असूत्री विभाजन पाया जाता है सवालों में, ये ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिका में होता है? पहला ऑप्शन है जनन कोशिका में, दूसरा है वसी कोशिका में, तीसरा है दैहिक कोशिका में, चौथा है ऊतक कोशिका में। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारा समसूत्री विभाजन होता है वो हमारा दैहिक कोशिका में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, दैहिक कोशिका। क्या नाम है दोस्तों? दैहिक कोशिका। प्रश्न नंबर 2 है, स्नायु और कंडरा इस किसके बने होते हैं? यहाँ पे किसके लिख लीजिएगा। स्नायु और कंडरा किसके बने होते हैं? तो पहला ऑप्शन है उपकला ऊतक से, दूसरा है पेशी ऊतक से, तीसरा है उपास्थि से और चौथा ऑप्शन है संयोजी ऊतक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो हमारे स्नायु और कंडरा होते हैं जिसको हम लिगामेंट और टेंडेंस कहते हैं वो हमारे बने होते हैं संयोजी ऊतक से। ठीक है, किससे बने होते हैं? संयोजी ऊतक। दोस्तों हमारा जो ब्लड होता है वो भी हमारा एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ को बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो संयोजित ऊतक होते हैं हमारे उसके भी बनते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। स्नायु और जो कंडरा है ये भी हमारे संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। जो हमारा रेड ब्लड कार्पोस्कल होता है यानी कि आरबीसी होता है, या जो ब्लड होते हैं हमारे ये क्या होते हैं? ब्लड का जो परिभाषा ही होती है क्या होते हैं? ये हमारे संयोजित तरल ऊतक कहलाते हैं। कौन सा कहलाता है? संयोजित तरल ऊतक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कोलेजन को जब जल में उबालते हैं वह इसमें परिवर्तित हो जाता है। पहला ऑप्शन है जिलेटिन में, दूसरा है रेटिकुलिन में, तीसरा है इलास्टिन में, चौथा है मायोसिन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है, जिलेटिन में। जब भी हम कोलेजन को जल में उबालते हैं तो उसमें किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ये हमारा जिलेटिन में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, अस्थि कोरकों से प्रवर्धन किसमें पाए जाते हैं? अस्थि कारकों में से प्रवर्धन किसमें पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है पटलिकाएँ में, दूसरा है सूक्ष्म नलिकाएँ में, तीसरा है धूमिका में, चौथा है हाइवर्स नलिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, सूक्ष्म नलिकाओं में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, कणिकाओं को निकाल देने के पश्चात रुधिर को तरल अंश होता है। जब हम कणिका निकाल देते हैं जो हमारा प्लाज्मा होता है फ्रेंड्स, जो हमारा रक्त होता है, रक्त में अगर हम उसमें कणिकाएँ निकाल दें उसके बाद जो रुधिर के अंदर तरल अंश बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है प्लाज्मा, दूसरा है लिम्फ, तीसरा है सीरम, चौथा ऑप्शन है वैक्सीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, सीरम। जो तरल पदार्थ बनता है जब प्लाज्मा से हम कणिकाओं को निकाल देते हैं तो निकालने के बाद जो हमारा तरल पदार्थ बनता है वो हमारा सीरम कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 7 है, रुधिर में वास्तविक कोशिकाएँ कौन सी नहीं हैं? रुधिर में कौन सी कोशिका जो वास्तविक कोशिका नहीं है? प्लेटलेट्स, दूसरा है मोनोसाइट्स, तीसरा है बेसोफिल और चौथा है न्यूट्रोफिल। तो अगर वास्तविक कोशिकाओं की बात करते हैं तो इसमें प्लेटलेट्स होते हैं दोस्तों, ये नहीं होती पाई जाती है। ठीक है, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, जबकि मोनोसाइट्स, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल ये सब वास्तविक कोशिकाएं होती हैं ब्लड्स की। प्रश्न नंबर 8 है, इसके अत्यधिक खिंच जाने से मोच आ जाती है। किसके अत्यधिक कौन सा चीज़ अगर अत्यधिक खिंच जाए तो हमारे पैरों में, हाथों में, यहाँ कहीं पे मोच आ जाती है? पहला है तंत्रिका, दूसरा है कंडरी, तीसरा है पेशी, चौथा है स्नायु। तो 8वें का
राइट आंसर हो जाएगा स्नायु, जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट। अगर हमारे लिगामेंट खिंच जाते हैं तो हमारे पैरों में, हाथों में, उंगलियों में कहीं जो मोच आती है, इसकी वजह से होता है। यानी कि जो स्नायु होती है, जो उसको हम लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंट के खिंचने से। प्रश्न नंबर 9 है, कंडरा एक संरचना है जो जोड़ता है एक अस्थि को दूसरी अस्थि से। दूसरा ऑप्शन है पेशी से अस्थि को, तीसरा है तंत्रिका को पेशी से, चौथा है पेशी को पेशी से। तो आपको दोस्तों पता है, इससे पहले प्रश्न को कर लिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 का बी, यानी पेशी को अस्थि से जोड़ने का कार्य कौन करता है? कंडरा, जिसको हम टेंडेंस बोलते हैं। और लिगामेंट की बात करते हैं तो लिगामेंट आपका पेशी को पेशी से जोड़ने का कार्य करती है। प्रश्न नंबर 10 है, चिकनी पेशियाँ इसमें पाई जाती है। चिकनी पेशियाँ इसमें पाई जाती है, किस में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है गर्भाशय में, दूसरा है धमनी में, तीसरा है सिरा में, या ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है। जो चिकनी पेशियाँ इन सभी में पाई जाती है, गर्भाशय में पाई जाती हैं, धमनी में भी पाई जाती हैं और सिरा में भी पाई जाती हैं। दोस्तों धमनी का जो होता है, जो शुद्ध रक्त होता है, हमारे शरीर तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि ये हमारे हार्ट से आता है, हार्ट से द्वारा पंप होकर के पहुंचाया जाता है पूरे शरीर को। सिरा का कार्य क्या होता है? हमारे अलग अलग सिराओं से ये हमारे ब्लड को पहुंचाने का कार्य करती है, हृदय को पहुंचाने का कार्य करती हैं सिराएँ। धमनी का कार्य क्या है? पूरे शरीर को रक्त पहुँचाना, और पूरे शरीर से रक्त को फिर हार्ट तक पहुँचाने का कार्य किसका होता है? सिरा का होता है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित पादप ऊतकों में से किसकी परिपक्वता का पर जीवित प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है? ध्यान रखना है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित पादप ऊतकों में से किसमें परिपक्वता का पर जीवित प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है? पहला ऑप्शन है दृढ़ोतक, दूसरा है श्लेषोतक, तीसरा है ट्रेकिड्स, चौथा है अधिचर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। दृढ़ोतक में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो दृढ़ ऊतक होते हैं इसमें प्लाज्म प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, जो जीवित परिपक्व पादप ऊतक होते हैं उनमें। प्रश्न नंबर 12 है, संयोजी ऊतक के श्वेत तंतु किसके बने होते हैं? पहला ऑप्शन है इलास्टिन के, दूसरा है रेटिकुलर तंतु से, तीसरा है कोलेजन से, चौथा है मायोसिन से। तो दोस्तों पूछ रहा है कि संयोजी ऊतक के जो श्वेत तंतु होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, कोलेजन। जो संयोजी ऊतक होते हैं, जिसके श्वेत तंतु होते हैं, वो किसके बने होते हैं? कोलेजन के बने होते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, अस्थि ऊतक की कठोरता इसके फास्फेट्स तथा कार्बोनेट्स के कारण होती है। पहला ऑप्शन है किसके? कैल्शियम और सोडियम के, दूसरा है कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तीसरा है कैल्शियम और सोडियम के, चौथा है कैल्शियम और पोटेशियम के। तो दोस्तों कैल्शियम तो सब में है, तीसरा है मैग्नीशियम और कैल्शियम, और चौथा है मैग्नीशियम और पोटेशियम। तो कैल्शियम तो फिलहाल अस्थि जो होती है उसके कठोर होने का कारण कैल्शियम तो होता है, लेकिन अब सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ये आपको डिपेंड करना है। ये तो आपके दो कट गए, दो तो होंगे नहीं। अब आपके पास दो ऑप्शन बचा है, या तो आपका ए सही होगा या तो बी सही होगा। कैल्शियम दोनों में है। अब ध्यान यहाँ पे जाना है, हमें सोडियम चाहिए होता है कि मैग्नीशियम चाहिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मैग्नीशियम हमको चाहिए होता है। तो मैग्नीशियम चाहिए होता है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होती है ये इसके फास्फेट तथा कार्बोनेट के कारण होती हैं। ये जो हमारी अस्थियाँ होती कठोर होती है किसकी वजह से? कैल्शियम के फास्फेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट तथा कार्बोनेट्स के कारण। प्रश्न नंबर 14 है, आकृति, कार्य तथा उत्पत्ति में समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है। कोई अगर आकृति में सेम हो, कार्य में भी समान हो, उत्पत्ति में भी समान हो, ऐसी कोशिकाओं का अगर समूह होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो जैसे पता है आपको, पहला ऑप्शन है ऊतक, दूसरा है अंग, तीसरा है अंगक, और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो आपको पता है फ्रेंड्स, जो हमारा सबसे पहले सबसे छोटी हमारे शरीर की जो संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई जो होती है कोशिका होती है। तो कोशिकाओं के कई समूह, जब कोशिकाओं का समूह बनता है, कई कोशिकाएं मिलती हैं, उनका जो समूह बनता है तो हमारा ऊतक कहलाती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऊतक इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 है, पौधों की लंबाई किसके द्वारा बढ़ती है? पहला ऑप्शन है शीर्षस्थ विभाज्य के कारण, दूसरा है पार्श्व विभाज्य के कारण, तीसरा है बल के कुट्टजन के कारण, या मृदूतक के कारण। पहला इसका तो राइट आंसर हो जाएगा शीर्षस्थ विभाज्य।
यानी जो उसकी लंबाई होती है किसकी वजह से बढ़ती है, शीर्षस्थ्य विभाज्य, विभाज्यता मतलब कि बढ़ने का कार्य करता है। एक तो आपको मोटाई में बढ़ाता है, एक आपकी लंबाई में बढ़ाता है। तो लंबाई में बढ़ाने के कौन करता है, शीर्षस्थ्य विभाज्य। प्रश्न नंबर 16 है कोशिका विभाजन इस तक सीमित है। पहला ऑप्शन है विभाज्योतक कोशिकाएं, दूसरा स्थायी कोशिकाएं, तीसरा है स्रावी कोशिकाएं या उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा विभाज्योतक कोशिकाएं इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट है। प्रश्न नंबर 16 है सक्रिय विभाजन इनकी कोशिकाओं में होता है। पहला ऑप्शन है जाइलम में, दूसरा है फ्लोएम में, तीसरा है दृढ़ोतक में, चौथा है कैम्बियम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सक्रिय विभाजक इसकी कोशिका में होता है, तो किसकी कोशिका में होता है सक्रिय विभाजन, तो आपको ध्यान रखना है कैम्बियम नाम की कोशिका में सक्रिय विभाजन होता है। डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है घास का तना इसकी क्रियाशीलता किसकी क्रियाशीलता से लंबाई में बढ़ता है। जो घास का जो तना होता है फ्रेंड्स, तो किसकी क्रियाशीलता से लंबाई में बढ़ता है। पहला है प्राथमिक विभाज्यता, दूसरा है द्वितीयक विभाज्यता, तीसरा है अंतःवर्षीय विभाज्यता या चौथा है शीर्षस्थ विभाज्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। अंतःवर्षीय विभाज्यता के कारण जो घास का तना होता है वो क्रियाशीलता से लंबाई में बढ़ता है। प्रश्न नंबर 19 से सरल ऊतक है। पहला ऑप्शन है मृदूतक जाइलम और श्लेषोतक, दूसरा है मृदूतक श्लेषोतक और दृढ़ोतक, तीसरा है मृदूतक जाइलम और दृढ़ोतक, तीसरा लास्ट ऑप्शन है मृदूतक जाइलम और फ्लोएम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मृदूतक श्लेषोतक और दृढ़ोतक ये सरल ऊतक होते हैं। कौन कौन से, मृदूतक श्लेषोतक और दृढ़ोतक हमारे कौन से होते हैं, सरल ऊतक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जटिल ऊतक इसका बना होता है। जटिल जो ऊतक किसका बना होता है ध्यान में रखेंगे, इसका जहाँ पे लिख रहा है उसको बना लीजिएगा किसका। पहला ऑप्शन है समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, दूसरा विभिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, तीसरा है समान उत्पत्ति तथा समान कार्य करने वाली समान प्रकार की कोशिकाएं, चौथा है समान उत्पत्ति तथा समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। भिन्न भिन्न कार्य करने वाली भिन्न प्रकार की कोशिकाएं हमारी जटिल ऊतक होती हैं। जटिल ऊतक किसका बना होती हैं, तो भिन्न भिन्न कार्य करने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से जटिल ऊतक का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है सबसे अधिक सामान्य प्रकार का भरण ऊतक है। सबसे अधिक सामान्य प्रकार का भरण ऊतक है कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रखा है उपत्वचा या अधिचर्म, दूसरा है श्लेषोतक, तीसरा है दृढ़ोतक, चौथा है मृदु ऊतक। सबसे अधिक सामान्य प्रकार का भरण ऊतक कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है। जो मृदु ऊतक होता है दोस्तों वो सबसे अधिक समान प्रकार का भरण ऊतक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है दृढ़ोतक से श्लेषोतक इससे भिन्न होता है। कैसे भिन्न होता है, जो दृढ़ोतक से दृढ़ोतक होते हैं और श्लेषोतक होते हैं ये आपस में कैसे भिन्न होते हैं इसके बारे में पूछ रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है परिपक्वता या कोशिका द्रव्य धारण किए रहना, दूसरा है स्थूल भित्तियाँ रखना, तीसरा है विस्तृत और काशिका रखना, चौथा है विभज्योतिका होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये इज़ द राइट आंसर, यानी कि परिपक्वता पर कोशिका द्रव्य धारण किए रखना ये क्या कहलाता है। ये दोनों में अंतर बताता है कि कौन सा हमारा दृढ़ ऊतक है और कौन सा है श्लेषोतक है। प्रश्न नंबर 23 है श्लेषोतक मुख्यतः बनता है। पहला ऑप्शन है अधचर्म से, दूसरा है अधिचर्म से, तीसरा है फ्लोएम से, चौथा है आंतरिक वल्ककुट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधचर्म से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। श्लेषोतक मुख्यतः बनता है किसके बनता है, अधचर्म से बनता है। प्रश्न नंबर 1 किसकी जीवित कोशिकाएं तनन और तांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती हैं। किसकी जीवित कोशिकाएं तनन और यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती हैं। पहला ऑप्शन है श्लेषोतक, दूसरा है दृढ़ोतक, तीसरा है फ्लोएम, चौथा है स्क्लोराइड्स।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ए इज़ द राइट आंसर है श्लेषोतक। श्लेषोतक की जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उत्तनन और यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 है काष्ठीय लिग्निफाइड दीर्घित निर्जीव कोशिकाएं हैं। पहला ऑप्शन है मृदुतक, दूसरा है श्लेषोतक, तीसरा है दृढ़ोतक या चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि दृढ़ोतक। प्रश्न नंबर 26 है निम्नलिखित ऊतकों में से प्रायः कौन निर्जीव कोशिका का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए है फ्लोएम, दूसरा है अधिचर्म, तीसरा है जाइलम, चौथा है अंतःचर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर जाइलम। ये जो निम्नलिखित में से ऊतक में प्रायः कौन सा निर्जीव कोशिका से बना होता है, तो जो जाइलम होता है फ्रेंड्स वो हमारा किसका बना होता है, वो निर्जीव कोशिका से बना होता है जाइलम, ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 27 है पौधों में फ्लोएम का कार्य संपन्न करता है। पौधों का फ्लोएम यह कार्य संपन्न करता है, किसका कार्य संपन्न करता है, पहला है आहार का चालन, दूसरा है जल का चालन, तीसरा आधार प्रदान करना या चौथा है प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों आपको पता होगा फ्लोएम का मतलब, इसको आपको फ्लोएम एफ से मान लिखेंगे, तो एफ से क्या होता है, अगर हम इसको फूड बना सकते हैं, ठीक है। और हमारा क्या होता है जाइलम से होता क्या है, जा से जल बना सकते हैं, जा से जाइलम होता है। फा से फ्लोएम यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है तो फूड बन जाएगा, यानी फूड मतलब क्या होता है भोजन, भोजन यानी आहार जो हमारे होते हैं, आहार का पौधों तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है, तो हमारा होता है फ्लोएम करता है। तो पहला तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कौन सा कार्य करेगा फ्लोएम। अगर जाइलम आपसे पूछा जाता है तो जाइलम में आपको जा से क्या बनता है, जल बन जाता है, यानी पानी पहुँचाने का कार्य कौन करता है, पानी का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है। पौधों में पानी का संचरण करने का कार्य कौन करता है, जाइलम करता है। भोजन का कार्य करता है फूड, यानी भोजन पहुँचाने का, आहार पहुँचाने का कार्य कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। दो शब्द अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो फ्लोएम और जाइलम को जरूर याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहार का चालन, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण हमारे पेड़ पौधे पत्तियाँ करती हैं जिससे भोजन बनाती हैं, और अगर भोजन इकट्ठा हो जाता है पहली बात तो ग्लूकोज के रूप में बनाती हैं, और जो उनका अपशिष्ट पदार्थ होता है ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन हमारे लिए प्राण श्वसन के रूप में, हम प्राण वायु हमारी होती है, हम श्वसन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वो लोग अपने श्वसन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में आपको पता होता है जो हमारा अग्निशमक यंत्र बनते हैं जो होते हैं, उसमें हम लोग किस गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल पूछा गया था। और अगर जो भोजन बचा के पेड़ पौधे मान लीजिए भोजन नहीं करते हैं तो उनका जैसे कि पतझड़ आता है, पतझड़ के समय पत्तियाँ गिरा देती हैं पेड़ पौधे, तो क्योंकि अपना भोजन पत्तियों से ही बनाती हैं। अगर पत्तियाँ हैं नहीं तो भोजन कहाँ से बनाएंगी, फिर भी वो जीवित उनको रहना है। तो दोस्तों क्या करती हैं, जो भोजन पहले से बना के रखी रहती हैं वो स्टार्च के रूप में संग्रहित कर लेती हैं, फिर से उसी स्टार्च को वो भोजन के रूप में लेती रहती हैं। वो भोजन पहुँचाने का कार्य कौन करता है, आपका फ्लोएम करता है। आपने फ्लोएम के बारे में जान ही लिया। प्रश्न नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 28 है सरल उपकला एक ऊतक है जिसकी कोशिकाएं, पहला ऑप्शन है कठोर होती हैं और अंग को आधार प्रदान करती हैं, दूसरा है अंग बनाने के लिए लगातार विभाजित रहती हैं, तीसरा है एकल परत बनाने के लिए एक दूसरे से सीधे चिपकी रहती हैं, चौथा है अनियमित परत बनाने के लिए एक दूसरे से शिथिलता से जुड़ी रहती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 का सी इज़ द राइट आंसर है, एकल परत बनाने के लिए एक दूसरे से सीधी चिपकी रहती हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है कुट्टिम उपकला इसका नाम है। कुट्टिम उपकला किसका नाम है, पहला है सल्की उपकला का, दूसरा है घनाप उपकला का, तीसरा है पश्चिमाभी उपकला का, चौथा स्तंभकार उपकला का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर है सल्की उपकला का। सल्की उपकला, कुट्टिम उपकला इसका उदाहरण किसका है, किसका नाम है, सल्की उपकला का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 कुछ परिवेशित उपकला इसमें पाई जाती है। पहला ऑप्शन है आमाशय में, दूसरा है क्षुद्रांत में, तीसरा है डिंबवाहिनी नली में और चौथा है श्वास नली में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर है क्षुद्रांत में। किस में पाई जाती है, बी इज़ द राइट आंसर है क्षुद्रांत में। जो कुछ परिवेशित उपकला होती है किस में पाई जाती है, क्षुद्रांत में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 31 है पश्चिमाभी
उपकला इसमें पाई जाती है? पश्चमाभी जो उपकला होती है किसमें पाई जाती है? पहला ऑप्शन है जिह्वा में, दूसरा है ग्रसिका में, तीसरा है श्वास नली में और चौथा है गर्भाशय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है, श्वास नली में। जो दोस्तों पश्चमाभी उपकला होती है वो किसमें पाई जाती है? हमारी जो श्वास नली होती है उसमें पाई जाती है। प्रश्न नंबर 32 है, किस प्रकार का ऊतक ग्रंथियाँ बनाता है? पहला ऑप्शन है उपकला, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है तंत्रिका तंत्र, चौथा है पेशी ऊतक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा उपकला होता है दोस्तों वो क्या करता है? ग्रंथियाँ ऊतक जो बनाने का कार्य कौन करता है? उपकला करता है। प्रश्न नंबर 33 है, गर्तिकायम ऊतक है। गर्तिकायम ऊतक क्या है? तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक या अस्थि ऊतक। तो इसका राइट आंसर होगा 20 द राइट आंसर है। हमारे जो गर्तिकायम होते हैं वो हमारे संयोजी ऊतक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, कलश कोशिका का कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है HCl का उत्पादन, दूसरा है श्लेष्मा का उत्पादन, तीसरा है एंजाइमों का उत्पादन या चौथा हार्मोन्सों का उत्पादन। तो 20 द राइट आंसर हो जाएगा 34 का। श्लेष्मा का उत्पादन करने का कार्य कौन करती हैं? कलश कोशिकाएं करती हैं। कलश कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? कलश कोशिकाएं श्लेष्मा उत्पादन में सहायक होती हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, एक लंबी अस्थि का सिरा दूसरी अस्थि से किसके द्वारा जुड़ा होता है? एक लंबी अस्थि का जो सिरा है दूसरी अस्थि से किसके द्वारा जुड़ा होता है? पहला ऑप्शन है स्नायु द्वारा, दूसरा है कंडरा द्वारा, तीसरा है उपास्थि द्वारा और चौथा है पेशी द्वारा। दोस्तों आपको ध्यान रखना, अगर अस्थि आपस में जुड़े होते हैं तो उनको बोलते हैं स्नायु कहते हैं, इसको लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, लिगामेंट का कार्य क्या है? अस्थि को अस्थि से जोड़ने का। और टेंडेंस का जो कार्य होता है अस्थि को, ठीक है, जो अस्थि है उसको पेशी से जोड़ने का, यानी पेशी को अस्थि से जोड़ने का कार्य कौन करता है? वो हमारे टेंडेंस करते हैं, इसको हम बोलते हैं कंडरा। और जो हमारे अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य कौन करते हैं? स्नायु, को हम लिगामेंट कहते हैं। और यहीं पे इस चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।